नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो खेती किसानी में पद्मश्री से सम्मानित हैं और रीवा संभाग से ताल्लुक़ रखते हैं। बाबूलाल दहिया जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि खेती किसानी में प्रगतिशीलता को वो किस तरीके से देखते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका हमने समय देने के लिए। अब खेती किसानी में आप पद्मश्री हैं, आप इसमें प्रगतिशीलता को कैसे देखते हैं जो खेती किसानी का मुद्दा है? ये था कि हम तो लोक साहित्य में काम करते हैं, जैसे बघेली का जो लोक साहित्य, जैसे 4 बोलियां हैं, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी हमारे मध्य प्रदेश। तो जो बघेली का क्षेत्र था तो वहाँ के लोक साहित्य पे हम काम करते थे। वहाँ के मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं आदि आदि। तो हमने ये देखा कि अधिकांश कहावतें, लोक कथाएं सब ये परंपरागत अनाजों से जुड़ी हैं। और हम इनमें क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे हैं कि ये विलुप्त हो रहा था, तो हमारा लोक अनाज भी तो विलुप्त हो रहा। तो हमने सोचा इसको बचाना जरूर। अब वो कैसे आते थे? मान लीजिए है, एक है धान होती है करगी नाम की, काला आवरण होता, बाल में सैंकुर होते, कांटे होते हैं, सुअर उसको नहीं खाता। तो वो कहावत हमको मिली कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी। अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में कांटे हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो हमने कहा, सोचा कि इनका बचाना भी जरूर। ऐसे और बहुत सारी कहावतें मिली। 3 पाक 2 पानी, पकाई कुटुकरानी, सामा जेठान कहावे, सब अनाज से आगे आवे, सगमन सरई दहीमन राना, 80 वर्ष न हो पुराना। ये राना जो है तो कोदो कहलाता है। 80 वर्ष तक वो कुठले बंडे बखारियों में रखा जा सकता। तो हमने सोचा कि इनको सबको बचाना जरूरी है, तो हम बचाने लगे। तो हमने देखा कि ये कोदो, कुटकी, सामा, काकुन वगैरह के ये 2-2, 3-3 किस्में हमको मिले। लेकिन सबसे खतरा हमको धान को जचा। इसलिए जचा कि हमारी 2 गांव में खेती है। एक पिथौराबाद के हम रहने वाले हैं, एक गांव बीरपुर है, वहाँ भी हमारी ज़मीन है। तो वहाँ हमने देखा, जब रास्ते से जाते 2 किलोमीटर पगडंडी रास्ते से, तो हमको रंग बिरंगी तमाम धानें दिखती जो परंपरागत धानें थी। लेकिन हमने देखा कि जब हरित क्रांति आई 70 के दशक में, तो वो पूरी ख़त्म हो गई। तो हमने सोचा कि इनका बचाना भी ज़रूरी है। तो हम धान पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो जहाँ कहीं जाते तो पूछ लेते कि क्या आपके पास परंपरागत धान भी है, और देते तो ले लेते। इस तरह हम धान पे ज़्यादा काम करने लगे। लेकिन बाद में हमने ये महसूस किया कि जो हमारी परंपरागत धानें हैं, हज़ारों साल से यहाँ की परिस्थिति में, यहाँ की जलवायु में रची बसी हैं, तो ये कम वर्षा में पक जाती हैं, ओस में पक जाती हैं, आगे पीछे की वही साथ साथ पक जाती हैं। इसलिए पानी बचाने, पर्यावरण संरक्षण में, ग्लोबल वार्मिंग रोकने में, क्लाइमेट चेंज रोकने में इनकी तो विशेष भूमिका हो सकती है। इसलिए हम उनको बचाने लगे और ज़्यादा प्रयोजित करने लगे। हर वर्ष छोटे छोटे भूखंडों में बोते, लगभग 15 साल से बो रहे हैं, और जो लोग लेना चाहते हैं उनको फ्री में देते थे। तो इसलिए हमारा पर्यावरण मंत्रालय से मित्रता जैसी हो गई, वो लोग हमको मानने लगे, जैव विविधता बोर्ड से हो गई। अब उन लोगों ने हमारा नाम भेज दिया तो पद्मश्री मिल गया। हम तो कुछ किए नहीं, हम अपने से तो करते नहीं कुछ, हम तो एक साहित्यकार हैं मूल रूप से। लेकिन ये प्रोग्रेसिव है कि माने जो हमारी परंपरागत चीज़ें हज़ारों साल से यहाँ की परिस्थिति में बसी हैं, उनको बचाना ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो हरित क्रांति आई, इससे क्या नुकसान हुआ हमारे किसानों को। आज गांव का हमारे अर्थशास्त्र जो है तो बिल्कुल फूटी बाल्टी की तरह हो गया है। जैसे आप 10 टोंका की बाल्टी को कुएं में डालिए ना, तो ऊपर आते आते सारा पानी कुएं में ही चला जाता है। ऐसा हमारा अर्थशास्त्र हो गया है। क्या था कि हम 70 के दशक में लौटते हैं, जब हरित क्रांति आई। उस समय मैंने हमारे बड़े भैया ने, उस समय मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को आपको मालूम है कि सोना नियंत्रित करता है, क्योंकि 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने तब हमको हथियार दिया जब हमसे सोना लिया। तो सोना नियंत्रित करता। तो 70 के दशक में जाइए तो उस समय सोने की कितनी कीमत थी? 200 रुपये तोला थी, 200-250 रुपये। और जो तृतीय श्रेणी के गांव का कोई कर्मचारी होता था वो भी 200-250 रुपये पाता था वेतन। माने पहले भी वो 1 तोला सोना पाता था, 11 ग्राम। आज भी 1 तोला सोना पा रहा। लेकिन किसान का कितना घट गया? तो किसान का इतना घट गया कि हमारे बड़े भैया ने, भाई भतीजे की शादी करना था 70 के दशक में, तो उनने 1 तोला सोना उनने खरीदा, बाकी सोना घर में था बहू के जेवर के लिए।
उनने अपना 2 क्विंटल चावल बेचा, 1 तोला सोना ले लिया। आज अगर मैं 1 तोला सोना 10 ग्राम ही लेना चाहूँ तो मुझको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। तो किसान का कितना घट गया? 10 गुना घट गया। 70 के दशक के 1 रुपए की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर हो गई। हरित क्रांति आई, मान लीजिए, तो उत्पादन बढ़ा तो 3 गुना बढ़ा तो 30 पैसा, फिर भी हम 70 पैसे घाटे में हैं। तो ये जो असंतुलन हुआ, माने असंतुलन हर जगह बेकार होता है ना, तो जो ये असंतुलन हुआ इसका बहुत बड़ा असर हमारे गांव में पड़ा। हमारा जो गांव था तो वो कृषि आश्रित समाज होता था। वो राजाओं को इसलिए कर देता था कि राजा उसकी सुरक्षा करते थे। बाकी वो गांव एक राज जैसा, अपना उनका एक स्वतंत्र राज्य जैसा था गांव का, अपना गांव की अपनी एक सरकार जैसी होती थी। तो उसमें कौन थे? लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, 6-7 जातियां थी। एक मुहावरे नुमा शब्द था हमारे बघेलखंड में, सतीहों जात। जहां 7 उद्यमी जातियां बसती हैं वो आत्मनिर्भर गांव माना जाता था। लोग कहते थे बघेली में कि अरे भाई हुआ गांव जहां सतीहों जात है, मतलब वो आत्मनिर्भर गांव उसका मतलब था। तो इस तरह हमारा आत्मनिर्भर गांव था। लेकिन ये जो उत्पादन अधिक बढ़ा, जो संतुलन बिगड़ा, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ? मान लीजिए एक लोहार बढ़ई है, 10 घर में वर्गा कर लेता तो उसको कितना मिलता था? जितना अनाज मिलता था उसकी क्रय शक्ति लगभग होती थी 70,000 रुपए के बराबर। अब देखिए, जो हमने कर्मचारी को कहा, तो कर्मचारी आज भी 40-50 हज़ार पाता ना, तो 1 तोला सोना आज भी पाता। लेकिन किसान का 10 गुना घट गया ना, कि अब हम 1 तोला सोना लेंगे तो हमको 20 कुंटल बेचना पड़ेगा चावल, 25 कुंटल गेहूँ। तो जो गांव का लोहार बढ़ई होता था, वो जो 10-15 घर में वर्गा करके पाता था अनाज, उसकी क्रय शक्ति होती थी 60-70 हज़ार रुपए के बराबर। एक आपका बहुत विस्तार से इंटरव्यू हम एक बार फिर करेंगे, लेकिन एक जो बुनियादी सवाल है कि अभी सरकार भी एक दावा करती है कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। किसान भी अब एक तरीके से कुछ एक स्पेसिफिक एक ही अनाज उगाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा कुछ इनकम आती है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बहुत सारी रासायनिक खादों का उपयोग होने लगा है। इससे जैव विविधता में भी एक अंतर आ रहा है, अपने एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा असर पड़ रहा है। तो कैसे आप पुराने अनाजों को, आपके पास ऐसी कोई अगर विधि है तो हमारे दर्शकों को भी बताएं कि पुराने अनाजों को हम उगा के कैसे अपने आप को भी समृद्ध कर सकते हैं और जैव विविधता में भी अपना योगदान दे सकते हैं। ये सरकार जो है तो बात क्या करती है इस समय, ये करती है ना कि जो पारंपरिका की बात करती है, लेकिन वो दूसरा कोई नाम रख दिया। उसका क्या नाम रखा है उसने? नैसर्गिकता का कोई दूसरा नाम उन्होंने रखा। इस तरह का उगाना चाहते हैं, माने, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, उनने कोई दूसरा नाम रखा, याद नहीं आ रहा हमको। ऑर्गेनिक तो ये विदेशी है, तो उसका जैविक हो गया हिंदी में। लेकिन जो परंपरागत अनाज है वो कैसे जैविक है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, ये हरित क्रांति में ये कैसे आई? पहले सबसे पहले रासायनिक खाद आई, तो एक तरह का विष हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जो वो बौनी किस्म का अनाज आया था, उसका तना बौना होता है। जैसे हमारा जो परंपरागत अनाज है, तो वो अगर उसकी एक बार निराई हो जाए तो इतना बढ़ जाता है कि वो खर पतवारों का हवा रोक देता, पानी रोक देता, तो वो पतले होके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है, जो बौनी जात का 3 स्टेज में घास जमती है, तो ये नहीं दबा पाता। तो क्या किया कि चुपचाप, पता नहीं, हम जान नहीं पाए किसान लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वो नींदानाशक डाल दिया। तो एक जहर तो खाद थी, दूसरा हो गया नींदानाशक। अब क्या था कि वो बौना होता था, वो उसमें रासायनिक खाद पड़ती थी बौनी जात के अनाजों में, तो वो खूब हरा हो जाता था और सबके आँख को हरियाली अच्छी लगती। तो जितने दूर के कीट थे सब खेत में आ जाते थे। तो इस तरह से बढ़े कि जो हमारे मित्र कीट थे उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। नहीं, प्रकृति ने तो एक भोजन की श्रृंखला बनाई है कि अगर हमारा, माने जैसे शत्रु मित्र हमारा कोई नहीं है, प्रकृति ने सबको बनाया है, प्रकृति का एक संतुलन चलता है। लेकिन जो शाकाहारी है वो हम उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं, क्योंकि हम भी शाकाहारी हैं। और जो मांसाहारी वो उसको हम मित्र कीट कहते हैं। तो पहले हमारे मित्र कीट उनको नियंत्रित कर लेते थे, क्योंकि वो प्रकृति
वो जैसे वो मांसाहारी तो क्या खाएगा बेचारा, तो प्रकृति उनके भोजन के लिए, उनके वंश परिवर्धन के लिए बेचती थी, तो वो खा के वो अपना फिर ख़त्म हो जाते थे अपना। तो इस तरह से नींदानाशक आ गया, फिर कीटनाशक आ गया, तो तीन जहर हो गए। तो जितने हमारे जीव थे खेतों में वो सब चले गए खेत छोड़ के, क्योंकि हमसे ज़्यादा संवेदनशील थे। सांप, मछली, केकड़े और कछुए सब चले गए, कोई नहीं बचा खेत में। नहीं, ये भोजन श्रृंखला थी ना, तो आदमी उसी को खाए जा रहा है। लेकिन जो हमारे परंपरागत हैं वो रासायनिक खाद बर्दाश्त नहीं करते, उनका तना बड़ा होता है। तो वो क्या करेंगे कि अगर कोई रासायनिक खाद डाल देगा तो वो गिर जाएगा, तो उत्पादन कम होगा, तो वो डालेगा नहीं। उनमें कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पौधे इस तरह के जब रासायनिक खाद न पड़ेगी तो उनका पौधा हरा ना होगा, तो हरा ना होगा तो कीट ना लगेंगे, कीट कम लगेंगे तो वो हमारे जो मित्र कीट है वही नियंत्रित कर लेंगे। तो इसलिए जो हमारा परंपरागत अनाज है वो स्वाभाविक जैविक है। आप जैसे बाजार में ये ना लीजिए कि ये जैविक है, आप ये लीजिए कि परंपरागत है कि नहीं। परंपरागत है तो स्वाभाविक जैविक है, क्योंकि न वो खाद बर्दाश्त करता न उसमें कीटनाशक डालना पड़ता। तो क्या ये जो परंपरागत खेती है ये फायदे का सौदा कैसे हो सकता है किसान? देखिए, फायदे का सौदा इस तरह हो सकता है कि जितना उत्पादन ये लोग बढ़ाते जाएंगे मूल्य घटता जाएगा। वही तो हम आपको बता रहे थे कि कितना कम हो गया। हमारा जो मजदूर, कृषि मजदूर 2 किलो पाता था, उसकी क्रय शक्ति 350 रुपये बराबर थी। अब इतना उत्पादन बढ़ गया, उतने में वो काम करेगा तो कितने का होगा? 30 रुपये का होगा, तो काहे करेगा। हमारा जो लोहार बढ़ाई है तो 70,000 का पाता था, 10-12 घर में वर्ग कर ले। आज अगर उतने में काम करेगा तो वो होगा 3,000 को, तो काहे करेगा। तो ये सब लड़के चले गए ना, इनके सब शहर भाग गए। किसान बालक भी भाग गया। क्यों भाग गया? इसलिए भाग गया, सपोज करिए किसी के 2 बेटे हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एक को मान लीजिए तृतीय श्रेणी की नौकरी मिल गई, तो 40-50 हज़ार बघेली में कहा जाए कि कुर्सी का 5 तोड़ के उठा में लाख। दूसरे को नहीं मिली तो वो बेचारा मान लीजिए 100 कुंटल उत्पादन लेना चाहता अपने खेत में, तो सरकारी आंकड़ा है कि 1 क्विंटल उत्पादन में 1,000 रुपये खर्च आता है। तो पहले 1 लाख रुपए वो बाजार में ढीलेगा, अब मिलेगा कितना? 1.5 लाख। आज के भाव में 1.5 लाख पाएगा और 10,000 ब्याज हो गए तो 40,000। तो एक भाई उसका 40-50 हज़ार हर महीने में पाता है, दूसरा खेती करता है तो वो 40-50 हज़ार पाता 6 महीने, तो काहे करे खेती। तो किसी बनिए के यहाँ वो नौकरी करना ज़्यादा अच्छा समझता है 10-12 हज़ार में, क्योंकि उतना उसमें पा जाता, उसमें उसको कुछ जोखिम नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं, घर की एक जैसी प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यता है, एक जैसे रिश्तेदार हैं। उसका लड़का भी चाहता है कि मैं बाइक चलाऊँ, उसका लड़का चाहता है कि मैं मोबाइल चलाऊँ, तो कैसे करेगा। अगर मान लीजिए 1 लाख लगाया और दैवी प्रकोप हो गया, 1 लाख डूब गया, तो क्या करेगा? आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचता ना, क्योंकि जो हमारी परंपरागत खेती थी उसमें कुछ नहीं लगता था। हमारे घर के गायों का गोबर, हमारे बैल हल में चल रहे हैं, हमारे मजदूर जो हैं तो उनको हम अनाज दे रहे हैं, पैसा नहीं। आज तो पैसा देना पड़ता है, तो पहले कुछ नहीं देना पड़ता था। तो पहले की खेती जो थी तो समूचे गांव के पेट की खेती थी। आज की खेती पूरी तरह सेठ की खेती हो गई। वो कौन से सेठ हैं? वो सेठ है, पहला सेठ है वो लेगा बीज लेगा, दूसरा सेठ है रासायनिक खाद लेगा, तीसरा सेठ है कि ट्रैक्टर होगा तो तेल डराएगा नहीं, ट्रैक्टर किराए से लेगा। 3 सेठ हो गए। चौथा सेठ हो गया नींदानाशक लेगा, 5वां सेठ हो गया कीटनाशक लेगा, 60वां सेठ सिंचाई वाला, 8वां सेठ हार्वेस्टिंग वाला कि नहीं, 9वां सेठ जब वो मंडी में जाएगा लाद के तब भी किराया लगेगा। और इतनी अहम चर्चा करने के लिए साधुवाद, आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे पद्मश्री बाबूलाल दहिया जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। परंपरागत खेती के लिए काम करते हैं, जैव विविधता के लिए काम करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।